वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती 2025 परीक्षा के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। यह हमारा दूसरा लेक्चर है। तो प्रैक्टिस सेशन की सीरीज में यह हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो दोनों देखेंगे। और यह जो सीरीज है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर के पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। तो आपको दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि नेशनल इमरजेंसी की ड्यूरेशन में किस चीज को जो है प्रतिबंधित या निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए, देश के किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, ये जो अधिकार है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो पहले प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को जो है ध्यान में रखिएगा। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। और भारत के अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वह आर्टिकल 352 के तहत आता है। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं देख लीजिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार जो है निलंबित माने जाते हैं, किसके सिवाय। तो अनुच्छेद 20 जिसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। ठीक है, तो राइट टू लाइफ को जो आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद जो 20 है जिसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में प्रोविजन है, ठीक है, उसको भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है सस्पेंडेड नहीं रहते हैं, निलंबित नहीं रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन है भारत के संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 352 के तहत जो है नेशनल इमरजेंसी लगती है। और आर्टिकल 356 की अगर बात करें, 356 के तहत जो है राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, और जो 360 है उसके तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है देश में। तो ये जो है वो तीनों आर्टिकल्स को जो है आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो अगर इंडियन पार्लियामेंट की बात किया जाता है तो इंडियन पार्लियामेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इंडियन पार्लियामेंट के अंतर्गत आएगा लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारा जो है पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट या संसद जो पूर्ण होती है यह तीनों से मिलके होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही होगा, राष्ट्रपति और दोनों सदन। तो दोनों सदन से हमारा तात्पर्य क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले जो है इसमें जो व्याख्या दी गई है उसको भी देख लीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। ठीक है, तो संसद होने की बात जो है अनुच्छेद 79 के तहत कहा गया है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन से तात्पर्य हमारा लोकसभा और राज्यसभा शामिल होंगे। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तों के से संबंधित है और जो कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य या किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही बात जो है यहाँ पे दोहराई जा रही है, इस चीज को जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। और भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में तो खास तौर से ध्यान देना है कि देखिए वह राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा के वो सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी बातें इस समय जो है चर्चा पर चर्चा में बने तो उनको जो है वो ध्यान में रखिए, क्योंकि
आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो उपराष्ट्रपति वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वो जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर पारित माना जाता है जब राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो धन विधेयक होता है, जो मनी बिल होता है, वह लोकसभा में जो है वो आता है। ठीक है, लेकिन अगर राज्यसभा पे वो पहुंचा, ठीक, और राज्यसभा जो है वह उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो वह ड्यूरेशन या वह टाइम पीरियड कितना होता है जिससे वह जो है राज्यसभा द्वारा स्वतः पारित मान लिया जाएगा। तो यह ड्यूरेशन होता है 2 सप्ताह का, मतलब कि 14 दिन का। ठीक है, तो ये प्रश्न भी जो है अक्सर पूछा जाता है, तो यह जो है डेट याद रखिएगा। जो 14 डे का जो ड्यूरेशन होता है उसके तहत राज्यसभा में जो धन विधेयक पड़ा होता है वह स्वतः जो है पारित मान लिया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे कौन से आर्टिकल के तहत ये जो बातें कही गई। तो संविधान का अनुच्छेद 109 जो है धन विधेयक मनी बिल के संबंध में विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 109 का जो सब क्लास 5 है उसमें कहा गया है कि यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को अपनी अनुशंसाओं के लिए प्रेषित धन विधेयक 14 दिनों तक या उसके भीतर लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है तो वह राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा। तो इसके बाद जो है राज्यसभा की सहमति या असहमति का कोई मतलब नहीं रहता है। और एक चीज, धन विधेयक के मामले में अगर राज्यसभा कुछ सहमति या असहमति प्रदर्शित करती भी है, यह लोकसभा के ऊपर है कि वह उनकी सहमति या असहमति को माने या न माने। ठीक, अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति रोकने की शक्ति रखता है? तो यह पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रपति के अंदर। तो संविधान का अनुच्छेद 111 के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति या तो विधेयक पर सहमति देगा या सहमति रोकेगा। तो ऐसी व्यवस्था धन विधेयक पर लागू नहीं होती है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मनी बिल का पॉइंट आएगा तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति या असहमति जो है मायने नहीं रखती है। ठीक है, राष्ट्रपति उस पर अंततः असहमति नहीं जता सकते हैं या उसको रोक भी नहीं सकते हैं। तो ये जो है स्पेशल प्रोविजन जो मनी बिल का है वो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो अगर हम लोग इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, भारतीय संसद की बात करें, तो भारतीय संसद जो है संप्रभु नहीं है, सोवरेन नहीं है। ठीक है, और सोवरेन किस वजह से नहीं है? क्योंकि इसकी भी सीमा का निर्धारण करने वाली एक संस्था है जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पावर इस्तेमाल करती है न्यायिक समीक्षा की, जुडिशियल रिव्यू की। ठीक, तो जो न्यायिक समीक्षा है, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है न्यायिक समीक्षा करने के, उससे भारतीय संसद की संप्रभुता जो है प्रतिबंधित हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। तो भारतीय संसद के द्वारा अगर कोई पारित कानून है, ठीक है, अगर वो कानून भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है उससे सहमत, मतलब कि उससे मैच नहीं खाता है या मूल संरचना को प्रभावित कर रहा है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा की जो पावर है उसके तहत नल एंड वॉइड कर देगी, उसको खत्म कर देगी। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, यह जो है प्रोविजन लाया गया था, ठीक, भारत के संसद के द्वारा। तो यह जब कानून बना नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के संदर्भ में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भारत की संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करने वाला बताते हुए उसको नल एंड वाइड कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा द्वारा जो है प्रतिबंधित है। और न्यायिक समीक्षा सरकार के अंगों, मतलब कि कार्यकारी और विधायी दोनों के कार्यों के संवैधानिक रूप से विचार करने, और यदि यह संविधान के मूल सिद्धांतों, ठीक है, का उल्लंघन करता है तो इसे असंवैधानिक या शून्य घोषित करने की न्यायालयों की शक्ति है। ठीक है, तो नल एंड वाइड करने की जो पावर है वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो यह पावर जो है न्यायिक समीक्षा के तहत है और इसके तहत जो है पार्लियामेंट को जो है
सीमित कर दिया जाता है, उसकी शक्ति को जो है सीमित कर दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रस्ताव में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिमंडल द्वारा पेश किया जा सकता है? ठीक है, तो जो कैबिनेट है वह कॉन्फिडेंस मोशन लाती है। क्या? विश्वास प्रस्ताव। तो कभी कभी क्या होता है कि जब विपक्षी दलों के द्वारा जो सत्तारूढ़ दल होता है उससे उससे जो है ये कहा जाए कि आप जो है अपनी बहुमत को साबित कीजिए, तो उस समय जो है विश्वास प्रस्ताव जो है वह कैबिनेट के द्वारा लाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस मोशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो देखिए, लाभ के पद का निर्णय जो है अगर केंद्र की बात किया जाए तो राष्ट्रपति, और राज्य की बात किया जाए तो राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति और राज्यपाल। जी हाँ, तो लाभ के पद का निर्णय भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा लिया जाता है, जैसा मामला हो। मतलब कि अगर केंद्र सरकार का मामला हो, ठीक है, तो वहां पे राष्ट्रपति आएंगे, अगर राज्य का मामला हो तो वहां पे राज्यपाल आएंगे। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार लाभ के पद का निर्णय लेते हुए राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो अगर सलाह लेने की बात आएगी तो किसकी सलाह लेंगे राष्ट्रपति? तो प्रेसिडेंट जो है सलाह लेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और उसके तहत जो है वह निर्णय लेंगे कि यह पद जो है लाभ का पद है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए है हमारी संसद। ठीक है, तो हमारी जो संसद है वह कंटीजेंसी फंड को जो है वो बनाए हुए है, और कंटीजेंसी फंड का जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल 267 सब क्लॉज 1, यह है पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, राज्यों के लिए जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 267 सब क्लॉज 2। तो देखते हैं जो आर्टिकल 267(1) है वह क्या कहता है कि यह भारत की आकस्मिक निधि मतलब कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान करता है, और जो केंद्र सरकार के तत्काल या अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद द्वारा स्थापित की जाती है। इस निधि का उपयोग राष्ट्रपति के विवेक पर किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति स्व संज्ञान लेकर जो है इस फंड की जो है व्यवस्था करते हैं। आर्टिकल जो 267(2) है यह राज्यों की आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट्स की बात करता है। ठीक है, तो यह जो है अनुच्छेद याद रखिएगा, आर्टिकल 267(2). इसके तहत जो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा स्थापित की जाती है, इसका उपयोग राज्यपाल के विवेक पर राज्य के अप्रत्याशित खर्चों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 267(1) जो है उसमें राष्ट्रपति के विवेक पे, और आर्टिकल 267 सब क्लॉज जो 2 है वह राज्यपाल के विवेक पर जो है निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 267(1) कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करता है, और आर्टिकल 267(2) या कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट की बात करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? या इसका जो आयोजन है भारत का चुनाव आयोग। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है होता है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 324(1) के अनुसार निर्वाचक नामावली की तैयारी और संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव और संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत के चुनाव आयोग का ये सब काम है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही जो है ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है असाधारण परिस्थितियों में। तो जब कभी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उस समय राज्यपाल की जो पावर होती है वह सीधे सीधे जो है राष्ट्रपति जो है वो कंट्रोल करने लगते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल का काम मतलब कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियां समझ के जो जब कार्य करते हैं वह उसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो इस प्रश्न को जो है फिर से समझिए, राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है असाधारण परिस्थितियों में, यह बात कही गई अनुच्छेद 160 के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 160 जो है यही बात कहता है। क्या कहता है? राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
11वां प्रश्न क्या है वो देखते हैं। संसद से बिना अनुमति के कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद सांसद को आयोग घोषित किया जा सकता है? तो यह है लगातार 60 डेज, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें भी जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन है, क्या है? तो आर्टिकल 101 सब क्लास 4 क्या कहता है? इसके अनुसार कोई सांसद संसद की सभी बैठकों से बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रह सकता है। ठीक है, बिना अनुमति के कितना? 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो क्या होगा? सदन उसकी सीट जो है वो रिक्त घोषित कर सकता है। तो अगर भाई साहब वह 60 दिनों तक अब्सेंट चलते हैं तो उनकी सीट जो है वो वैकेंट जो है वो घोषित कर दी जाएगी, रिक्त घोषित कर दी जाएगी। ठीक, और इस गणना में सदन की स्थगन या प्रोरोगेशन की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा, और यदि वह 4 दिनों से अधिक है तो, वरना यह जो है 60 दिनों की गिनती जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक अब्सेंट चलता है तो उसको जो है सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एक तरफ लिखा हुआ है लोकसभा और दूसरा लिखा है चुनाव वर्ष। तो वह कौन सी लोकसभा थी और किस वर्ष उसका चुनाव वर्ष था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 13वीं लोकसभा जो है 1999, ये सही है। 11वीं लोकसभा का चुनाव होता है 1996 में, ये भी सही है। 9वीं जो लोकसभा इलेक्शन है 1989 में होता है। 7वीं जो है 1982 का नहीं है, यह है 1980 का। जो 7वीं जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वह 1980 में होता है, ठीक, ना कि 1982 में। जी, अगला प्रश्न, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो देखिए, पार्लियामेंट में जो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के लिए हर 5 साल पे जो है इलेक्शन होता है, उसके मेंबर जो हर साल में हर जो है वो मतलब 5 साल पे लोकसभा जो विघटित कर दी जाती है। लेकिन जो राज्यसभा है वह एक परमानेंट बॉडी है, उसका डिसोल्यूशन, उसका विघटन नहीं होता है, ठीक है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जब उसको भंग ही नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब नाम जो है क्या है, वो उनकी पावर ही नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता है। तो राज्यसभा स्थायी सदन है, परमानेंट जो है वो हाउस है और भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का गठन पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो जो राज्यसभा है उसका गठन होता है 1952 में। ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर है। तो देखिए, जो पहली राज्यसभा का जो गठन किया जाता है 3 अप्रैल 1952 को होता है, और इसकी जो पहली बैठक होती है वह 13 मई 1952 को होती है। ठीक है, यह दोनों डेट को जो है आपको याद रखना है। राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, उसका गठन किया जाता है 3 अप्रैल 1952 को, और उसकी जो पहली बैठक होती है 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न, संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है? तो देखिए, जो संसद की जो लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोला जाता है, CAG, वह जो है संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। तो लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखाओं और CAG की रिपोर्ट की जांच करती है, और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा संसद की लोक लेखा समिति के बैठकों में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, रेलवे क्षेत्रों के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन कौन करता है? तो ये करते हैं संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। तो रेलवे क्षेत्रों के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 17वां प्रश्न, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यह अनुच्छेद है आर्टिकल 155। तो 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रोविजन है। तो जो अन्य अनुच्छेद हैं उनके बारे में जान लेते हैं, 153, 154। तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो इसमें जो है राज्यपाल की नियुक्ति की बात नहीं की जाती है। अनुच्छेद जो 154 है, राज्यपाल की कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 155 जो कि प्रश्न में था, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति से संबंधित है। और
राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति है उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 156 उसके कार्यकाल से, जो राष्ट्रपति राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसकी बात आर्टिकल 156 में की गई है। अगला प्रश्न, ये ए नहीं है, ये है सी, ठीक है, इसको जो है सुधार लीजिए, ये है सी। अगला प्रश्न, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई। इस क्वेश्चन को जो है अधूरा है, कैंसिल कीजिए। ओके, जब एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को देय वेतन और भत्ते होंगे, ठीक है। तो यह राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के बीच अनुपात में वितरित किए जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही उत्तर है। तो राष्ट्रपति द्वारा आदेश से राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में वितरित किए जाएंगे, ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद 158(3)(a) ये याद रखिएगा। इसके अनुसार जब एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसके वेतन और भत्तों का राष्ट्रपति द्वारा आदेश के राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है, एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल का पदभार संभालते हैं तो उनका जो वेतन होगा, वह वेतन या जो भत्ते होंगे वह निर्धारित होंगे राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में वितरित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो जो ऑर्डिनेंस की पावर है गवर्नर की, वह है आर्टिकल 213 के तहत, ठीक। अगर राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस की बात किया जाए तो वह अनुच्छेद 123 के तहत जो है ऑर्डिनेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राज्यपाल की बात की जा रही है, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह है अनुच्छेद 213 के तहत। तो संविधान का अनुच्छेद 213 के अनुसार जब विधानमंडल की बैठक नहीं हो रही हो और राज्यपाल को लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यक है, एक तत्काल कानून लाने की आवश्यकता है, तो उस संदर्भ में वह अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अध्यादेश विधानमंडल के पुनः बैठने पे 6 सप्ताह, ये जो 6 वीक का जो टाइम है, ठीक है, 6 वीक का जो टाइम है वो याद रखना है, 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है जब तक विधानमंडल द्वारा इसको अनुमोदित न हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, आर्टिकल 213। और ये जो 6 सप्ताह का जो प्रोविजन है वह केंद्र सरकार के संबंध में भी है, ठीक है। केंद्र सरकार के संबंध मतलब कि अगर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत तो पार्लियामेंट का अनुमोदन जो है 6 सप्ताह के अंदर होना आवश्यक है। अगर राज्यपाल आर्टिकल 213 की पावर का इस्तेमाल करते हुए राज्यों के लिए एक ऑर्डिनेंस लाते हैं, ठीक है, और उसके तहत कानून बनता है, तो उस कानून की जो वैलिडिटी है उसके अनुमोदन के लिए राज्य की जो विधानमंडल है उसको जो है 6 सप्ताह के अंदर जो है उसको सहमति या अनुमोदित करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को अनिवार्य रूप से किसकी मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। तो राज्य की विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी। तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है। तो जो इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर केंद्र में बात आएगी तो उसमें राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी रहेगा, ठीक है, उसके तहत जो कानून रहेगा, अगर संसद का अनुमोदन नहीं मिलता है तो 6 सप्ताह के बाद जो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। और उसी तरीके से जो है राज्य में राज्यपाल के द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है, अगर राज्य की विधान जो सभा है, विधानमंडल है, उसके द्वारा अगर अनुमोदन नहीं मिलता है तो 6 सप्ताह के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 243(i) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो वित्त आयोग का गठन करेंगे संबंधित राज्य के राज्यपाल, ठीक है, ऑप्शन सी। और एक चीज और याद रखिएगा, जो आर्टिकल 243(i) के तहत जो राज्य वित्त आयोग होता है वह एक संवैधानिक संस्था है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो संविधान का अनुच्छेद 243(i) के अनुसार राज्य के राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। और एक चीज ध्यान क्या रखना है आपको
या एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य जो राज्य चुनाव आयोग है वह भी जो है आर्टिकल 243 के तहत है। ठीक, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन स्टेट का दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद में नहीं है? तो ये है सियाचिन विवाद, हो जाता सरक्रिक विवाद, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, दाहा ग्राम विवाद। यह जो है भारत पाकिस्तान के बीच नहीं है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो कहानी क्या है ये देख लेते हैं। यह भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद है जो 3 बीघा जमीन के क्षेत्र से संबंधित है, जिसे भारत ने बांग्लादेश को लीज पर दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद सियाचिन, सर्किरिक और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद है। इसलिए जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण से की जाती है? ठीक है, तो असमान संधि, नेपाल अस्मिता को बढ़ाता हुआ दावा, चीन से समान दूरी की नीति, ये सारी की सारी बातें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। तो 1950 के भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा इसलिए की जाती है क्योंकि यह असमान है, नेपाली अस्मिता पर प्रभाव डालती है और चीन से समान दूरी की नीति का उल्लंघन करती है। इसलिए जो सही उत्तर है उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जो न्यूनतम संख्या की जो बात की गई है मुख्यमंत्री सहित जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वह है 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो कहानी है क्या? तो संविधान का अनुच्छेद 164(1)(a) के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम न हो। अगर 12 से कम की स्थिति है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो है संख्या विधानमंडल की बहुत ज्यादा है तो उसमें जो जो मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या होगी वह जो है राज्य की विधानमंडल की टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं होगी। और इसमें ध्यान रखना है मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह जो बात कही गई है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद इनको मिलाकर जो टोटल स्ट्रेंथ होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वह 15% से अधिक नहीं होगी, यह किस संविधान संशोधन के तहत जो है वह बात जोड़ी गई थी, या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।